अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 17 रमज़ानुल मुबारक, हक और बातिल में फ़र्क करने का दिन, अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन, मुट्ठी भर लोगों के अपने से तीन गुना बड़े लश्कर पर हावी होने का दिन, इस्लाम की पहली अजीम शान फतह का दिन। ये वो दिन कि जब एक तरफ सिर्फ 313 जानिसारान थे तो दूसरी तरफ 1000 कुफार, एक तरफ भूखे प्यासे रोजेदार, दूसरी तरफ पेट भरे सरदार, एक तरफ 2 घोड़े और 70 ऊंट सवार, दूसरी तरफ 100 घोड़े और 700 ऊंट सवार, एक तरफ सिर्फ 6 ज़रे, दूसरी तरफ कसीर हथियार। ये वो दिन कि जब नुसरत खुदावंदी आसमान से उतरी और उसकी तस्दीक खुद रब्बे जुल जलाल ने कुरान पाक में फरमाई। सूरह आले इमरान में खालिके कायनात फरमाते हैं, और अल्लाह ने तो तुम्हारी मदद बदर में भी की थी कि जब तुम कमज़ोर थे, तो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम अल्लाह का सही माना में शुक्र अदा कर सको। ये वो गज़वा था कि जिसके आगाज़ से पहले ही सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को बता दिया था कि कौन कहाँ कत्ल होगा, और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अतबा, शैबा, अबू जहल, सबका खात्मा बिल्कुल उसी जगह पर हुआ जिसकी निशानदही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा शुरू होने से पहले कर दी थी। 1 इंच भी ना इधर ना उधर। एक और वाक़या जो आसमान से उतरती नुसरत को आशिकार करता है। अबू जहल, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, अहले कुफ़ार का ताकतवर तरीन सरदार, 2 कमसिन सहाबा हज़रत माज और हज़रत मऊज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके हाथों जहन्नुम वासिल हो जाता है। 17 रमज़ानुल मुबारक जहाँ ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की अजीम फतह को याद दिलाता है, वहीं आज भी हमें यकीन दिलाता है कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार अब भी। दूसरी तरफ यही नाजरीन वो दिन है कि जब पाकीज़ा आलिमा फाजिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने खालिक़े हक़ीक़ी से जा मिली कि जिनकी सच्चाई की गवाही सूरह नूर की आयत 11 ता 26 में रब्बे जुल जलाल ने की है। उस खातून जन्नत का क्या मकाम होगा कि जिसकी पाकीज़गी की गवाही खुद खालिक़े कायनात दे रहे हैं। कुछ रिवायात में आता है कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के लिए खुद अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने चुना था। एक रात रसूलुल्लाह घर में आराम फरमा रहे थे कि ख्वाब में जिब्राईल अलैहिस्सलाम रेशमी पारचे पर बिन्ते अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तस्वीर लाए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये खातून इस दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा हैं। ये ख्वाब मुसलसल 3 रातों तक आता रहा और फिर ऐसा ही हुआ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई महबूब थीं। रसूलुल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मुझे आयशा के बारे में तकलीफ़ न दो, बेशक अल्लाह की कसम मुझ पर तुम में से सिर्फ आयशा के बिस्तर पर ही वही नाज़िल होती है। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से मोहब्बत करने वाला और उनके नक्श कदम पर वाला बनना है। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। तो नाज़रीन, सिचुएशन कुछ यूँ है कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग को आज 1 हफ़्ता हो गया है, और इस दौरान ईरान में अब तक 1300 से ज़ायद अफराद जा बहक हो चुके हैं। ईरान ने भी क्लस्टर बम और खैबर शिकन मिसाइल्स के साथ इसराइल पर बड़ा हमला किया है, लेकिन साथ ही खलीजी ममालिक पर भी हमले जारी हैं। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों, बहरीन में इसराइली सफारत खाने और इराक़ में अमरीकी ऑयल फील्ड पर हमले किए गए हैं। सऊदी अरब ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले नाकाम बनाने का दावा किया है। हमले के बाद अज़रबैजान ने ईरान से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है। इसी तरह तुर्किया ने भी ऐलान कर दिया है कि नेटो के फ़ज़ाई दिफा ने एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद के करीब आते ही रोक दिया था, लेकिन ईरान ने सऊदी अरब, तुर्किया और अज़रबैजान पर हमलों की तरदीद की है। लेकिन अगर ये हमले ईरान ने नहीं किए तो फिर कौन ये हमले कर रहा है? ईरान जंग के असरात पूरी दुनिया ने महसूस करना शुरू कर दिए हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद किए जाने के बाद दुनिया को 20% तेल, 30% LNG और दीगर तिजारती सामाए मुतासर होने से अरबों रुपए नुकसान का खदशा है। आबनाए हुर्मुज़ मशरक़ वस्ता के खाम तेल पैदा करने वाले ममालिक को एशिया, यूरोप, शिमाली अमरीका और दीगर दुनिया से जोड़ती है। इस समंदरी राहदारी के एक तरफ अरब ममालिक तो दूसरी तरफ ईरान है।
इस राहदारी से रोजाना तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख बैरल खाम तेल गुजरता है। अमेरिका के तवानाई के इदारे एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस बहरी राहदारी से हर साल 600 अरब डॉलर्स का सामान गुजरता है। एक हफ्ता पहले शुरू हुई इस जंग के बाद से अब तक आलमी सतह पर तेल की कीमत तकरीबन 26% बढ़ चुकी है। इन 7 दिनों में 7 ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ और इसके अतराफ में निशाना बनाया जा चुका है और अमरीकी सदर की सिक्योरिटी गारंटीज के बावजूद अब ऑयल टैंकर्स ने आबनाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। अमरीका जो भारत पर रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ लगा रहा था, मौजूदा सूरत हाल में उसी अमरीका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट भी दे दी है। कतर जो दुनिया को 20% LNG बरामद करता है, इसने कम से कम अगले 2 हफ्ते LNG की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी बैंक JP मॉर्गन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है तो इराक और कुवैत से खाम तेल की सप्लाई चंद ही दिनों में मुअत्तल होना शुरू हो जाएगी। अब माहिरीन के मुताबिक मशरक़ वस्ता में जारी लड़ाई के 8वें दिन तक यानी कल बरोज़ हफ्ते से मुमकिना तौर पर यौमिया 3.3 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई कट जाएगी, जबकि अगले हफ्ते तक ये नंबर 3.8 मिलियन बैरल और इससे अगले हफ्ते तक 4.7 मिलियन बैरल यौमिया तक पहुंच सकती है। और इराक चंद ही दिनों में तेल की पैदावार में 30 लाख बैरल यौमिया से ज़ायद की कटौती करने पर मजबूर हो जाएगा। तो यूं आलमी मंडी में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। अमेरिका की अगर मैं बात करती हूँ तो वाशिंगटन के माहिरीन के मुताबिक इस ट्रंप इंतज़ामिया यौमिया $891 मिलियन से ज़ायद खर्च कर रही है ईरान जंग पर, जबकि अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक इस जंग के इब्तदाई 100 घंटों में अमरीका ने $3.7 अरब झोंक दिए हैं। अमरीकी टीवी CNN ने इंकशाफ किया है कि उर्दन मुत्तहदा अरब इमारात में जदीद तरीन सिस्टम का रडार ईरानी हमले में तबाह, जबकि ऐसे ही हमलों में कतर में अर्ली वार्निंग रडार समेत ये जो सिस्टम है ये तबाह हो गया है। तुर्क मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में अमेरिका को अब तक तकरीबन $2 अरब मालियत के फौजी साजो सामान का नुकसान उठाना पड़ा है। जंग के माहौल में नाजरीन तुर्क सदर सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं। इराक़ी न्यूज़ एजेंसी के सीनियर अमरीकी ओहदेदार के हवाले से ये दावा भी सामने आया है कि 12 ममालिक ने जंग रुकवाने के लिए वाशिंगटन से रब्ता किया है, जिसकी तस्दीक ईरानी सदर ने भी की है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशों का आगाज़ किया है और हम अमन चाहते हैं, लेकिन कौमी वक़ार और ख़ुद मुख्तारी पर बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। सालिसी के दौरान उनसे बात करने की ज़रूरत है जिन्होंने इस तनाज़े का आगाज़ किया है और ईरानी अवाम के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया है। जहां एक तरफ ईरानी सदर मस्बत जवाब दे रहे हैं, वहीं अमरीकी सदर अब भी हठ धर्मी दिखा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि गैर मशरूत सरेंडर के अलावा ईरान के साथ डील का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। सिचुएशन क्या बनेगी, पाकिस्तान इसके लिए कितना तैयार है, इस पर बात करने के लिए मुझे खुर्रम शहजाद साहब मुशीरे वजारत ख़जाना है, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, स्टूडियो में साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। सबसे पहले मुझे फरमाइए सर, ये जो ईरान अमरीका जंग है इससे पाकिस्तान भी ऑब्वियसली शदीद मुतासर हो रहा है। कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर गैस फराम न करने का आगाह किया हमें। फर्टिलाइज़र सेक्टर ये गैस की फरामी आदी कर रहे हैं। कराची और साउथ रीजन में गैस का शदीद बहरान है, वहाँ सप्लाई जो है वो सिर्फ सहरी और इफ्तार के टाइम में दी जा रही है, वो भी प्रेशर ना होने के बराबर है। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, मुतबादिल सप्लाई चेन के हवाले से कोई काम हो रहा है? बिस्मिल्लाह, थैंक यू किरण मुझे लेने के लिए। देखें, इसमें एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये बहरान जो है कि ये जंग की वजह से जो एनर्जी सप्लाईज में रुकावट आ रही है ये पूरी दुनिया के लिए है और ख़ासकर एशिया के लिए, क्योंकि ये जो पट्टी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसे कहते हैं, ये पट्टी जो है ये जो एशिया पैसिफिक की इकॉनमी है या एशिया की इकॉनमी है, एशिया की मैशत है पूरी, जिसमें देखें चाइना है, जिसमें जापान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, आपका जो है सिंगापुर है, हांगकांग है, मतलब ये पूरी ताइवान है, साउथ कोरिया, बहुत सारी ये पूरी पट्टी है इस तरफ, इंडिया भी है उसमें, पाकिस्तान भी है। ये इसमें इमर्जिंग मार्केट जो है चाइना इंडिया, ये मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। देखें, इनको जो है ना एनर्जी की जरूरत हमसे बहुत ज्यादा है और ये भी फेस कर रहे हैं। तो ये
मिडिल ईस्ट की जो पट्टी है ये इस पूरी इकोनॉमी, इस पूरी रीजनल इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एक्सपोज हैं। अभी मैं आपको सुन रही थी जिसमें आप कह रहे थे कि जंग मसला नहीं है हमारा, हमारे पास रिजर्व्स भी हैं और हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है। वो क्या है? मैं बिल्कुल उस पर आता हूँ। देखें, तो ये तो एक तो हमें ये रिकग्नाइज करने की जरूरत है कि ये इशू सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए। सेकेंडली अच्छी बात ये है कि हमारे पास देखिए दो ही प्रोडक्ट्स है ना, ऑयल है और गैस है। गैस देखिए हमारे पास ऑलरेडी कम थी रिलेटिवली, आपने देखा होगा कि उसकी लोड शेडिंग तो चलती आई है, उसको मैनेज किया जा रहा है। लेकिन अब ये हुआ है कि जो एलएनजी है, एलएनजी क्योंकि हम कतर से ले रहे थे, हमारे मुआहदे हुए थे, तो कतर ब्लास्ट वहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे हमले हो रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये किया है कि जी हम फराहम ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लॉक हो गया नहीं जगह, वहाँ से तो शिप्स आ ही नहीं सकते। तो इस वजह से हमारे पास वो गैस नहीं होगी। अच्छी बात यह है किरण कि हमारे पास डोमेस्टिक गैस का एक पोर्शन जरूर है जो हमने बंद कर दिया था, इसलिए कि हमें एलएनजी के मुआहदों की वजह से गैस लेनी पड़ रही थी। अभी हमारे पास इतना रिजर्व वो हमने शुरू कर दिए कि अगर हम ये प्रोलॉन्ग करती है जंग तो हमारे पास रिजर्व्स हैं। हाँ, मैं गैस का आपको बताता हूँ। देखिए गैस की डिमांड जो है ना, अगर 1000 जो है वो MMBTU थी या 1000 CFD थी, तो वो अब कम होके 600 पे आ रही है। उसकी वजह ये कि अच्छी बात, फॉर्चुनेटली गर्मियां शुरू हो गई हैं, गर्मियों में गैस की जो खपत है वो कम हो जाती है रिलेटिवली, तो वहां से 30-40% कम हो रही है ऐसा ऐसा। सेकेंडली मैंने कहा कि हमारी जो लोकल गैस है वो अब ऑन होना शुरू हो रही है, तो ये कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा हो जाएगा जिससे गैस, हम सिर्फ ये जो इत्तेफाकात है इसी के ऊपर रिलाई करेंगे या फिर क्योंकि ऑलरेडी नहीं, आप कह रहे हैं ना मौसम भी अब बेटर हो रहा है, वो तो मैं कह रहा हूं कि फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्योंकि ये सिचुएशन तो पहले से ही डेवलप हो रही थी ना, तो इससे पहले हमने कोशिश की कि हम पहले से ही कुछ इस तरह के मामला करके रखें। आप मुझे अगर अलाउ करें, देखें गैस का तो मैंने आपको बताया कि शॉर्टेज होगी गैस की, लेकिन गैस की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। पहले भी शॉर्टेज थी, अब थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन अच्छी बात यह कि लोकल गैस भी कंट्रीब्यूट करेगी। एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं, जिसमें हमने एनर्जी बचानी है, डिमांड को कम करना है। अब सेकंड आ गया ऑयल, पेट्रोल की बात करते हैं, हम डीजल की बात करते हैं, क्रूड की बात करते हैं। उसमें दो अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। वो ये कि सऊदी के साथ हमारी जो एंगेजमेंट चल रही है, स्ट्रेटेजिक जो मामला हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, वो इन टफ टाइम्स में काम आते हैं कि जी आपके पास स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो आपने देखा होगा एंगेजमेंट सऊदी के साथ शुरू हुई है, और दो जो पोर्ट्स हैं, याम्बू पोर्ट है और फ्यूजेरा है, जो यूएई और सऊदी की जो रेड सी की तरफ से आ रही है। अच्छी बात ये किरण के सर वैसे ही ऑलरेडी एक और भी तो खतरा है ना, वो इस वक्त नहीं है, वो इस वक्त नहीं है, खतरा तो देखें है, इस वक्त नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सऊदी अगर आपको प्रायोरिटी दे रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं जो ऑयल और क्रूड की जो वो है डिमांड है वो एटलीस्ट मीट होती रहेगी। एक और भी अजरबैजान के साथ हम पहले भी एलएनजी खरीद चुके हैं, तो वहां पर है कोई इस वक्त कोई डेवलपमेंट है, कोई बातचीत हो रही है कि वहां से अगर कोई कॉल आ सके? जी बहुत अच्छी आपने बात की। देखें इसमें ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अफ्रीका भी एक ऑप्शन है, सिंगापुर भी एक ऑप्शन है, यूएस इटसेल्फ एक ऑप्शन है, अजरबैजान की आपने बात की, उस वो दैट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। देखिए ऑप्शंस हैं, बट हमने प्रीएम्प्ट नहीं करना ना बहुत ज्यादा। अभी हमें देखें प्रोएक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं कि जी हमारे पास कितना रिजर्व है, कितना सफिशिएंट है, कितना और अरेंज हो रहा है, गैस को कैसे हमने मैनेज करना है, और इसके और नवाब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन कर दी है। मैं तो किरण ये कहता हूं कि हम नेट इंपोर्टर हमेशा से रहे, तो हमें तो कंजर्वेशन एज नॉर्मल लाइफ में हमें करनी चाहिए कि हम जो है गाड़ियां कम चलाएं, कूलिंग ज्यादा करें, नंबर ऑफ डेज को हम जो है मैनेज करें, वर्क फ्रॉम होम करें जब टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें हमें करनी ही थी इन एनी केस। तो लेकिन अच्छी बात यह कि आप ये करने जा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको जो है नजर आएगा। अच्छा खुर्रम साहब, एक तो इशू ये कि कल से मैं सुन रही हूँ हुकूमत ये कह रही है कि ये जो जखीरा अंदोजी कर लेते हैं पेट्रोल प्राइजेस के हाइक का सुन के, तो उनको हम रोकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये भी कह रही है कि 25 से 30 दिन का हमारे पास ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, हमारे पास शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन यही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन वो कह रहे हैं कि हमें जो डेली की खपत है उसके मुताबिक तो पेट्रोल दिया ही नहीं जा रहा, 50% लेस हमें पेट्रोल दिया जा रहा है। देखिए ये एक डिस्कशन है कि जी पेट्रोल कितना, ये डीजल और पेट्रोल कितना मिल रहा है, नंबर वन। जो आप बात करें ना कि जी कोई होर्डिंग करता है या कोई जखीरा अंदोजी करता है, तो देखें आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कैटेगोरिकली 2-3 पॉइंट्स बोले, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और जो ये कमेटी हम इन्होंने तरतीब दी है प्राइम मिनिस्टर ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, ये रोज स्टॉक टेकिंग हम कर रहे हैं। हमने पिछले 4 दिनों में तो रोज इतनी थ्रेडबेयर जो हमने डिस्कशन किया है, और उसकी इंप्लीमेंटेशन हमने क्रिएट किया अभी कि हमने करना कैसे। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज ये कही है कि नेशनल MIS से क्रिएट करना है, जिसमें रियल टाइम पे हमारे पास ये पता हो हमें कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ रहा है, कितना जो है वो किसके पास जा रहा है, कौन जखीरा अंदोजी कर रहा है। अगर कर रहा है तो देयर एंड देन उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, उसको पेनलाइज किया जाएगा जो जखीरा अंदोजी करती है। बिल्कुल ये वाली बात तो है मेरे पास, लेकिन जो 50% की बात कर रहे हैं कि हमें 50% कम जा रहा है, आई थिंक ऐसी कोई चीज अभी तक तो नहीं है कि 50% दिया जा रहा है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं किया गया। ठीक है, अगर कोई ऐसी बात है तो आई थिंक वो फॉर्मल किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो समझ में आती है। लेकिन हमारी जो डेडिकेटेड कमेटी
है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी शिकायत आपके पास नहीं आई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है? कोई ऐसी बात नहीं है कि जी हमें आधा दिया जा रहा है। देखिए अगर कोई ऐसे कंसर्न्स हैं भी तो उसे राइट फॉर्म पे आप रेस करें, राइट फॉर्म पे रेस करें, उसको एड्रेस किया जाएगा। सही। अच्छा सर, ये खबरें आ रही हैं कि चीन ने ईरान से बात की है कि इसके कार्गोस को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिया जाए। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि एक चीनी टैंकर इसको जुमेरात को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरा है। ये तो क्या हम भी ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि चीन से, क्योंकि हमारे तो चीन के साथ अच्छे टर्म्स हैं ना ईरान से? सर नहीं, देखें इसमें अभी तक तो ऐसी डेवलपमेंट नहीं है कि जी किसी को अलाउ किया गया है। ये ऑथेंटिक न्यूज अभी तक देखें, मैं फिर वही बात कर रहा हूं ना कि हमारे पास तो एक्चुअल कंपनियां हैं ना गवर्नमेंट की, पार्को है, पीएसओ है, ये गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। तो एज पर देयर इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी चीज नहीं हो रही कि जी एक सिलेक्टिव बेसिस पे किसी को जाने दिया जाए। गोइंग फॉरवर्ड हो तो एक अलग चीज हो सकती है, अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी सिलेक्टिव बेसिस पे किसी को। मैं तो वो बात कर रहा हूं आपसे कि जो हमारी कंपनियां हमसे शेयर करती हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि 2 पोर्ट्स हैं, याम्बू है और फुजैरा है, जिसकी तरफ से हमें लाइक्लीहुड है कि हमें वहां से थोड़ी फैसिलिटेशन मिल रही है और मिलेगी इंशाल्लाह, जिससे हमारी जो गोइंग फॉरवर्ड इन्वेंट्री है वो हमारी मेंटेन रहेगी। लेकिन देखें फिर वही बात है, ये ग्लोबल है, अगर ये बढ़ता है कहीं पे तो हमें उस हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि जी आप बस ये समझ लें कि आज जो है सब चीजें ठीक हो गई हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अमेरिका भी अब चीज को रियलाइज ये कर रहा है। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के इस तरह की डिस्कशंस हुए हैं कि ऑयल प्राइसेस को किसी तरह से हम नीचे करेंगे, कुछ इस तरह की फैसिलिटेशन करेंगे, चाहे इंश्योरेंस के थ्रू हो, चाहे हॉर्मुज़ को खोलने के थ्रू हो। तो ये देखें, मैंने जो आप बात करी थी जंग की, मैं फिर ये कहूंगा कि जंग इटसेल्फ शायद इतना बड़ा मसला नहीं है, वो जगह रुकी हुई है उसका इशू है। देखिए जंग तो आपको पता ना यूक्रेन और रशिया की भी हुई थी, $120 उस वक्त भी गया था, हमने उस वक्त मैनेज किया था समहाउ। लेकिन इन्फ्लेशन का जो रेंज था उस वक्त वो 5% से 11-12 पे था। ये वाली सिचुएशन डेवलप नहीं हुई थी ना, ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वाली एब्सोल्युटली ये कंसर्न, सबसे बड़ा कंसर्न। अच्छा सर, आज कुछ जगहों पर ये रिपोर्ट हुआ है कि IMF ने हमसे मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी तौर पर ये तो इजाफा किया जाए। अब हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस हैं सर, या तो सीधा सीधा आवाम पर मुंतकिल करें आप, या फिर जो लेवीज की मद में पैसे ले रहे हैं उसको थोड़ा कम किया जाए ताकि जो महंगाई इन्फ्लेशन एकदम जो हाइक करेगा उसको रोका जा सके। कोई IMF का इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारा अपना इशू है। ये हमारा अपना प्रॉब्लम है कि हमने हमेशा एक गलत ड्रग पे लगा के रखा आवाम को कि कर्जा लिया और यहाँ पे सब्सिडाइज कर दिया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज जो हम IMF के पास बैठे हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमने हमेशा आवाम को एक गलत चीज पे लगाया है। तो देखिए जो प्राइस आएगी वो पास ऑन होगी, जो प्राइस नीचे होगी वो भी पास ऑन होगी। अगर ये क्राइसिस खत्म होता है इमीडिएटली गवर्नमेंट आप देखेंगे, तो मतलब आपका लेवी कम करने का कोई इरादा नहीं है? 100 रुपए तो आप पेट्रोल के ऊपर लेवी ले रहे हैं ना सर। देखिए ये प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, लेकिन मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो प्राइस आती है उसे जो पास ऑन हो रही है, आप देखें ना पेट्रोल की प्राइस आती है तो पास ऑन होती है, नीचे जाती है तो वो भी होती है। 331 रुपया लास्ट हाई था पेट्रोल का, 331 रुपया, तो वो 266 और 256 पे आया ना पेट्रोल, क्योंकि प्राइस नीचे आई तो उसको पास ऑन किया गया। इस तरह बढ़ेगी तो वो पास ऑन होगा। तो देखिए बात ये है कुछ कोई एज वी स्पीक ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि कहीं पे जो है कोई कमी होगी, कोई ज्यादती होगी। जो प्राइस आएगी वो पास ऑन होगी। 300 लेकिन जाएगा पेट्रोल। देखिए ये मैं कुछ नहीं कह सकता अभी कि क्या प्राइस। देखिए आज जो है 91 पे ब्रेंट चला गया ना, कल जो है वो 82 पे था। ये वाला सवाल जो है ना मैं आपसे मुशीर खजाना के तौर पर नहीं कर रही, क्योंकि आप एक्सपर्ट ओपिनियन भी देते रहे हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए अपना। 300 प्लस जाएगा। देखें मैं फिर वही कहता हूं कि आज अगर ये यहीं रुक जाता है, देखें हुकूमती मौक़िफ़ नहीं मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं ना कि देखें डिपेंड करता है, ये फ्लूइड है ना प्राइस, कि आज अगर लेट से कल वो ऐलान कर देता है कि जंग खत्म हो गई है, ईरान के साथ मामला तय पा गए, ये दोबारा नीचे आएगा 70 पे, तो मैं आपसे ये कह दूं आज के 300 पे पेट्रोल जाएगा और कल दोबारा ये 256 पे हो जाएगा। मैं हाइपोथेटिकली पूछ रही हूं ना आपसे कि अगर जंग जारी रहती है तो ऑब्वियसली जंग जारी रहेगी तो डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन अगर नहीं जारी रहती या नहीं होता तो फिर नीचे होगा। लेकिन देखिए मैनेजमेंट होगी डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन मैं फिर ये कोई ऐसी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिस पे कोई ऐसे एक्सपेक्टेशंस हो। जो प्राइस आएगी वो नीचे हो या ऊपर, वो अकॉर्डिंगली ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। इससे होगा ये कि आवाम डर जाएंगे और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो जो है वो जमा करना शुरू किया। आपका खुर्रम शहजाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबकी नज़रें इस वक्त ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के ऊपर हैं और उसके असरात दुनिया भर में और ख़ास तौर पर इस खत्ते पर क्या पड़ने जा रहे हैं, इस पर बात हो रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना। बहुत शुक्रगुजार हूँ मिफ्ता साहब आपकी। इस जंग के क्या असरात होते हुए देख रहे हैं आप सर? कतरी वज़ीर तवानाई कह रहे हैं कि फ़ी बैरल तेल की जो कीमत है वो $150 तक जा सकती है। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? और अगर तेल की ये कीमत जाती है, $100 भी क्रॉस करता है, तो पाकिस्तान में क्या कीमत बनती है मिफ्ता साहब इसकी?
देखें, इस वक्त जो ऑलरेडी $86 की जो बैरल की कीमत है, उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो हम तो $60-70 के यूज़ टू हैं, तो $87 में भी हमको बहुत नुकसान हो रहा है। तो खुदा न खास्ता अगर $100 चले गई तो बहुत ही ऊपर हो जाएगा। आप इस $87 पे जो आजकल जो हो रही है, पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस होती है, वो एक सिंगापुर का वो इंडेक्स होता है प्लेट की डेली एवरेजेस से करके करते हैं। अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा प्लेट का, लेकिन इस वक्त जो अंदाज़ा है वो ये है कि 30 से 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और तकरीबन 50 रुपए डीजल की कीमत बढ़ेगी। इसी वजह से पाकिस्तान में आजकल जो है वो होर्डिंग हो रही है। पेट्रोल पंप वाले और दीगर लोग जो है वो पेट्रोल जो है वो अपनी टंकियों में रख रहे हैं, बेच नहीं रहे, नोइंग फैक्ट कि 15 तारीख को प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने देखा है कि कई पेट्रोल पंप लाइनें लगी हुई हैं, सारिफ भी डरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में इससे एक महंगाई की लहर बढ़ेगी। ठीक, अच्छा मिफ्ता साहब, एक और भी सिचुएशन हुई है ना, अभी अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। तो माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, बल्कि हाल ही में हमारी कंपनी ने भी अमेरिका से कंटेनर्स मंगवाए हैं। तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस, अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें तो? पाकिस्तान ने एक मरतबा पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, रशिया से भी मंगवाया था। एक बाइको रिफाइनरी ने मंगवाया था। पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के तेल के लिए बहुत ज़्यादा वो उस तरह ऑप्टिमाइज नहीं है। हम जो है वो अरेबियन लाइट क्रूड ज़्यादा चलाते हैं, इतना हैवी क्रूड नहीं चला सकते। इंडिया की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी वेस्ट टेक्सास से मंगवाया है तेल, लेकिन हमको इस वक्त रशिया से लेना जो है वो मुश्किल होगा। हमको तो ये जो अभी तेल है वही लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास रिफाइनरी में जो क्रूड है वो कम से कम 15 मार्च भी तक का है और शिप्स हमने ले ली हैं। तो 25 मार्च तक हमारे पास रिफाइनरी का क्रूड है और आज से 30 दिन तक का हमारे पास पेट्रोलियम और डीजल के प्रोडक्ट भी मौजूद है। हमें कोई शॉर्टेज का इस वक्त खतरा नहीं है, सिर्फ होर्डिंग की परेशानी है। सर, इस पर कह रही है ना हुकूमत ने, हमने चेक रखा हुआ है, जहां भी जखीरा अंदोजी की जाएगी उनके लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे, कार्रवाई भी होगी उनके खिलाफ। इससे फायदा होगा और ये होगा। जाहिर है कि जैसे हम 15 के करीब जाएंगे तो हुकूमत ये होर्डिंग बढ़ जाएगी। आखिरी दिनों में पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो लाख लीटर अपने टंकी में रख लेंगे। देखें हुकूमत क्या करती है इसका। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये तो इस वक्त तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इस वक्त की कीमत पे पेट्रोल मिल रहा है वो लोगों को मिल सके। और जब हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है तो महंगा करेगी। और फिर इसमें भी ये भी देखना है कि हुकूमत जो है वो 1 लीटर के ऊपर 100 रुपए टैक्स लेती है पेट्रोल के, और डीजल के भी तकरीबन 100 रुपए टैक्स लेती है। तो ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, अगर समझ लीजिए 30 रुपए बढ़ेगी, तो हुकूमत सारे के सारा बोझ जो है वो आवाम पे डालेगी या अपनी भी कुछ टैक्स जो है वो कम कर देगी। हम ये देखना चाहते हैं कि हुकूमत अक्सर बात करती है कि अच्छा मिफ्ता साहब, मसला ये है ना कि ये मसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल का नहीं है, गैस भी तो सर एक बड़ा मसला है। फर्टिलाइजर सेक्टर, इनको ऑलरेडी सप्लाई हमने आधी कर दी है। कतर से जो 8 कार्गोज आने थे उसमें से सिर्फ 2 ही आ सके। तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि जो हमारी मकामी गैस है वो इतनी है कि इस सारी सिचुएशन में जरूरियात को पूरा कर सके। मकामी गैस इतनी नहीं है कि हम अपनी नीड्स पूरी कर सकें, जिसकी वजह से आपने सही फरमाया कि ऑलरेडी हमने फर्टिलाइज़र को सुई गैस सदन वालों ने फर्टिलाइज़र का गैस काट दी है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नॉर्दर्न भी तकरीबन गैस काट देगी फर्टिलाइज़र की। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल लोड शेडिंग भी शुरू होगी। अल्लाह ना करे कि हमको वहाँ तक जाना पड़े। अब ये भी देखना है किरण साहिबा कि कितने दिनों तक ये जो है जंग जारी रहती है। अगर तो अल्लाह करे और ये जंग जल्द बंद हो जाए या कम से कम ईद से पहले बंद हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से हम किसी जगह पे पहुँचेंगे कि जहाँ पे हम कोशिश करके रिकवरी करें। लेकिन अगर ये एक तवील अरसे तक चलेगी तो फिर इस जंग के बाद पाकिस्तान की तो हालत बड़े अबतर से मज़ीद अबतर हो जाएंगे, लेकिन दुनिया की मईशत जो है उसको भी बड़ी ठेस पहुँचेगी। मगरबी ममालिक, अमरीका, इन ममालिक को भी बहुत लंबा नुकसान होगा। तो कितने अरसे तक ये जंग चलती है? अगर 1-2 महीने जंग चल गई तो दिस वर्ल्ड विल चेंज एज वी नो इट। मिफ्ता साहब, 2022 में जब रजीम चेंज हुआ था तो उससे पहले की तो सूरत हाल हमें बताया जाता था मुल्क डिफॉल्ट करने के करीब था, बड़ी खराब सूरत हाल बताई जा रही थी। लेकिन उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने जो हाल किया वो सब हमारे सामने है। मुस्लिम लीग नून ये दावा तो करती है कि मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन अगर स्टेट बैंक के मैं नंबर्स देखती हूँ तो वो ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने 1 साल में कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सर, 7,000 से ज्यादा कर्जों में इजाफा हुआ है।
इसमें कोई डाउट नहीं है, आप जो फरमा रही हैं कि हम कर्जे बढ़े गए हैं, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिला था वो बहुत अच्छा मिला था। जब पीडीएम की हुकूमत आई थी अप्रैल के अंदर, तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत जो थी इंटरनेशनली $100 से ज़्यादा थी जी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो थी वो फ़ौरन पेट्रोल महंगा नहीं करना चाह रही थी, जो कि कर लेना चाहिए था, और ताकि ये शॉर्टेज ख़त्म हो जाए और हमारा फॉरेन करेंसी बच जाए। लेकिन आज जो है आप देखें कि हुकूमत $100 जो है, ₹100 जो है लीटर के ऊपर टैक्स ले रही है। सो शहबाज शरीफ साहब को $60 का, $70 का, $65 का तेल मिला है दुनिया भर में। कमोडिटी की सुपर साइकिल जो बढ़ी हुई थी वो नीचे मिली है इनको, और इनके पास ये फिस्कल स्पेस थी और इंटरनेशनल स्पेस थी कि उसमें पाकिस्तान में कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स कर सकते, उन्होंने नहीं किए। आज आप देखें मेहताब हैदर साहब की खबर है कि 400% टैक्स बढ़ाया गया है नौकरी पेशा लोगों का 2019 से लेकर अब तक। पिछले साल सिर्फ 47% टैक्स बढ़ा है नौकरी पेशा लोगों का। आज जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पाकिस्तान के तमाम बरामद की इंडस्ट्री, पाकिस्तान के तमाम रिटेलर्स, तमाम होलसेलर्स, और इसको मिलाकर जितना टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा टैक्स देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में मुझे ये फरमा दीजिए, आपने मरीम नवाज के लग्जरी जहाज का मामला टेकअप किया था, अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि इस जहाज के पायलट भी गैर मुल्की हैं और तकरीबन कोई 50-60 करोड़ से ऊपर के अखराजात भी हो गए। 86 करोड़ रुपए का खर्चा है मेरे ख्याल से। देखें कल है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने एक उनकी सेक्रेटरी थी, वजीर थी उनकी, जिसको होमलैंड सिक्योरिटी कहते हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री समझ लीजिए, उसकी सेक्रेटरी, उसकी जो वजीर थी क्रिस्टी नोम, उनको उन्होंने फायर किया। और उनके ऊपर जो एक इल्ज़ाम था वो ये था कि उन्होंने एक जहाज़ अपना लिया हुआ था जिसमें एक पलंग भी था और बड़ा कंफर्टेबल जहाज़ था। तो ये दुनिया भर में देखा जाता है, ये ऑप्टिक्स भी बुरी लगती हैं कि अब यहाँ मुल्क जो है वो गरीब हो रहा है, लोग जो हैं उनको खाने पीने के पैसे नहीं हैं, और हुक्मरान जो हैं वो मतलब नए जहाज़ ख़रीद लें और ज़्यादा कंफर्टेबल जहाज़ ख़रीद लें और बड़े बड़े जहाज़ ख़रीद लें। तो ये चीज़ें अनसीमली लगती हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों से अगर इज्तनाब किया जाए तो बेहतर है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिफ्ता इस्माइल साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। ऑपोजिशन किस लेंस से देख रही है इस सारे मामले को? इन कैमरा जो ब्रीफिंग थी उसमें भी उसका भी बॉयकॉट किया गया, क्या इस पर मौक़िफ़ रखते हैं? शेख वकास अकरम साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका सर। ये जो ईरान अमेरिका जंग है, इस पर हुकूमत की जानिब से इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। अच्छा मौका था आप लोगों के पास, हुकूमत के साथ बैठते, आपके लिए रास्ते खुलते, आप लोग तजावीज़ अपनी देते, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर भी बॉयकॉट का रास्ता चुना। शेख साहब, मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझ रहा हूँ कि आपने ये कहा कि अगर हम वहां बैठते, हम तजावीज़ देते, तो हमारे लिए कोई रास्ते खुलते। हमें अपने लिए रास्ते खोलने के लिए ईरान पे इसराइल और अमेरिका के हमले को जो है वो एज एन अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल नहीं करना। हम बहैसियत पार्टी अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इसके ऊपर दे चुके हैं। इस हुकूमत को तो मौत पड़ती है अमेरिका का नाम लेते हुए भी, वो सिर्फ इसराइल करते हैं और अमेरिका की तो कंडमनेशन भी नहीं करते हैं। हालांकि जिस किस्म की ब्रीफिंग्स उनके जो सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ द वॉर आर्मी जो है वो दे रहे हैं, और जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रोफेटिक बिलीफ्स के हवाले से बात की, मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को कुछ शर्म और कुछ हया करनी चाहिए थी। ठीक है, उनके अंदर खाने ज़रूर तरले करते रहते, मगर कम अज़ कम मुंह से ऐसी बेहूदगी को कंडेम तो करना चाहिए था जो उनकी तरफ से की जा रही है। तो हम तो इस जंग को टोटल और ही नज़रिए से देखते हैं। हम ये समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी वो सबसे सुप्रीम है। किसी भी हवाले से जिस वक्त अफगानिस्तान पे हमला हुआ और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे अपने जवानों के साथ खड़े होने का एलामिया जारी किया और शहदा और गाजियों के को सलाम अकीदत जो है वो पेश किया। जब हिंदुस्तान के साथ हमने जंग जीती तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान, उनका वोटर जो है अपने जवानों के साथ खड़ा था। तो ये सरकार एक रंग देने की कोशिश कर रही है। हम सिर्फ ये समझते हैं और उसमें हम बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि सरकार को बोर्ड ऑफ पीस से बाहर आ जाना चाहिए। नेशनल यूनिटी की बात कर रहे हैं सर, नेशनल यूनिटी कैसे आएगी कि आप तो साथ बैठने को तैयार ही नहीं है? जो बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं, एक अच्छा फोरम था आपके पास, वहां रखते अपनी तजावीज़, नहीं, वहां पे नहीं कर सकते थे। ये हुकूमत ये ड्रामेबाजियां करनी छोड़ दे।
हमारी पार्टी में से आप 3 बंदों को वहां बुला के, हर पार्टी में से 2-2 बंदे बुला के क्या आप वहां करना चाहते थे? अपोजिशन की डिमांड थी कि आप पूरी असेंबली को जो है वो आप कॉन्फिडेंस में लें, पूरी असेंबली को ब्रीफिंग दें। हर एमएनए 10-10 लाख का नुमाइंदा है, उधर से सेनेटर्स वहां पे मौजूद हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त उसामा बिन लादेन वाला इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त भी जॉइंट ब्रीफिंग हुई थी, जो उस वक्त डीजीएमओ ने, आर्मी चीफ, नेवल एएसजी वहां पे मौजूद थे, उसकी मौजूदगी में दी थी। जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो आप मुल्क के पास में लें, आप वहाँ वजीर आजम हाउस के अंदर बुला के जनाब 2-2 बंदों को बैठा के क्या। वैसे आपने जो बात कर दी सर, तो ये फरमाइए, आपने एहतजाज करके देख लिया, 3 दिन का आप लोगों ने धरना दे दिया, अदालतों का दरवाजा आप लोगों ने खटखटा दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? एक मुलाकात आप इमरान खान से नहीं कर सके सर। तो क्या ये कह लूं मैं, मुझे इजाजत है कि आप लोग इस मामले में बेबस दिखाई देते हैं फिर? नहीं, ये कैसी आप बात कर रही हैं? तहरीकें ऐसे चलती हैं दुनिया में। आप लोग ये समझते हैं कि 10 महीने की तहरीक है, 11 महीने की, अगर उसमें टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो उसका मतलब पार्टियां बेबस हो जाती हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। एहतजाज होता रहेगा और होगा, ये हमारा आईनी हक है, हम इसको करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे। एहतजाज होता है, इनको तकलीफ होती है, इसीलिए शहरों के शहर बंद कर देते हैं। इसीलिए 3 निहत्ती औरतें, बुजुर्ग औरतें जिस वक्त इमरान खान को मिलने के लिए जाती हैं तो उनके रास्ते में कंटेनर खड़े कर देते हैं। ये बेबसी, जो बेबस लोग होते हैं उनके रास्तों में कंटेनर खड़े किए जाते हैं। बेबस लोगों को उठा के जो है वो 10-10 साल की सजाएं दी जाती हैं। जिन लोगों से खौफ खाया जाता है ना, जिन लोगों से घबराते हैं, जिन लोगों से परेशान होते हैं, उनके रास्ते बंद करने की कोशिश की जाती है। बेबस लोगों के रास्ते बंद नहीं करने की जाती। हमें तो अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल है, हमें तो अल्लाह की जात से उम्मीद है। इन लोगों के मुंह की तरफ कौन देख रहा है? हर जो है वो अंधेरे के बाद जो है सुबह की रोशनी है, और ये जो इनकी फसाइयत का अंधेरा भी खत्म हो जाएगा जल्द। ऐसी कोई बात नहीं है। ये रोशनी कब आएगी? ये सवाल मेरा नहीं है, ये अब आपका अपना कारकुन, आपका वोटर, आपका सपोर्टर सवाल कर रहा है। 1000 दिन से ज्यादा हो गए इमरान खान को जेल के अंदर। ये तहरीक कब तक चलेगी? इसके नताइज कब तक आएंगे? कारकुन बिल्कुल ठीक सवाल करता है। कारकुन के जज्बात हैं और हम उसका एहतराम करते हैं। वो कारकुनी इमरान खान साहब की और हमारी हम सबकी उम्मीद है। बस मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वो सवाल करने के साथ साथ अपने एमएनएज एमपीज के साथ खड़े भी हुआ करें जिस वक्त एहतजाज होता है, तो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। सही। सर मुझे फरमाइए, हुकूमत ने चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है इसमें 3 साल की तौसी की है, क्या मौकफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर? हमने तो कहा कि ये बिल्कुल गलत है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। प्राइवेट मेंबर डे भी नहीं था और एक प्राइवेट मेंबर का बिल आपने अडॉप्ट कर लिया, वो अब्दुल कादिर का। ऐसी कौन सी उजलत थी? ये सिर्फ आप इमरान खान को जो है उसके केसेस को वो करना चाहते हैं। आपने 50 करोड़ से वो हद जो है वो 30 करोड़ पे कर दी है। आपने उसको भी मेगा करप्शन स्कैंडल की वो ही छोटी कर दी है। तो ये भी अगेन उसी फस्तायत और उसी विक्टिमाइजेशन का एजेंडा है जिसके तहत आप अपनी मनमर्जी के लोगों को आगे कराना चाहते हैं कि आपके पास पाकिस्तान में कोई आदमी इस काबिल कोई नहीं है कि एक आदमी की मुद्दत मुदाजमत के बाद इस मुल्क में 25 करोड़ के मुल्क में कोई जोगा ही कोई नहीं है कि उसको रिप्लेस कर सके। तो ये तो ठीक है, चलाई जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਡਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਚਲਾ 47 ਦੀ ਹਕੂਮਤ बैठे हो तुसी 2 नंबरी नाल दे, वो बैठे हो तो वो भी बह लैणगे, की फर्क पैंदा? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख वकास अकरम साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।